बहुत गर्मी की वजह से मैं कमरे की बजाय खुली छत पर सोने के लिए अपनी चारपाई डालकर लेट गया था। यहाँ बहुत गर्मी थी और ऐसा लगता था जैसे गर्मी से मेरा दम घुट जाएगा। मैं इस वक्त को सोच रहा था जब मैं अपना घर छोड़कर बाबा के साथ यहाँ इस नए शहर में चला आया था। मुझे अपनी जगह लेटे काफ़ी देर गुजर गई थी कि मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं बस इधर से उधर करवटें बदल रहा था कि अचानक ही मुझे दर्दनाक चीखें सुनाई दी और मैं घबरा कर उठ बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तकलीफ में चीख रहा हो। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। आज तो पत्ते भी हिलने से इनकार कर चुके थे, जिसकी आवाज़ बहुत ही हल्की सुनाई दी थी। और जब दोबारा आवाज़ ना आई तो मुझे लगा कि शायद मुझे वहम हो गया है या गर्मी ने मुझे पागल कर दिया है। आधी रात को इंसान को ऐसे ही ख्याल आते हैं और मैं तो पहली बार इस खुली छत पर सो रहा था। लेकिन कुछ ही देर में दोबारा वही दर्दनाक चीखों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं है बल्कि वाकई ही कोई दर्द से चिल्ला रहा है। लेकिन कौन? और जब मैंने इस धीमी धीमी आवाज़ का एहसास किया तो मुझे पता चला कि आवाज़ हमारे पड़ोस वाले घर से आ रही है। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस घर में कौन लोग रहते हैं, लेकिन रात के इस पहर उनके घर से इस तरह की आवाज़ें आना अजीब बात थी। मैं घबरा गया कि कहीं वे लोग किसी परेशानी में ना हो, लेकिन मेरा उनसे इतना ज़्यादा वास्ता नहीं था कि मैं मुंह उठाकर रात के इस पहर उनके घर में चला जाता। कुछ देर तक चीखों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और मैं बेचैनी से यहाँ वहाँ चलता रहा और फिर कोई 1 घंटे बाद ये सिलसिला बंद हुआ तो मुझे भी नींद आ गई। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये बात मेरे दिमाग के किसी हिस्से में बैठ गई कि रात पड़ोस वाले घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था। लेकिन ये बात किससे पूछता और ऐसा क्या करता जो मुझे पता चलता कि पड़ोस वाले घर से रात की चीखों की आवाज़ें क्यों आ रही थी। मैं उन्हीं सोचों में उलझा हुआ था कि बाबा ने मुझे हुक्म सुना दिया कि जब तक हम इस शहर में हैं मुझे यही नौकरी करनी है और मुझे नौकरी ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने बाबा के आगे एक अच्छे बेटे की तरह सर झुका लिया और इसी दिन से नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन नौकरी मिलना आसान तो नहीं था। मैं जानता था कि मुझे कई रोज़ जूते घिसने थे। बाबा चाहते थे कि मैं किसी अच्छी कंपनी में मेरी सिफारिश भी कर सकते थे, लेकिन मेरे बाबा बहुत ही ईमानदार थे और उसूलों के पक्के थे। वह सिफारिशी कामों के सख्त खिलाफ थे और चाहते थे कि मैं अपनी मेहनत से ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। बाबा ने बचपन से ही हमें भी ऐसे ही सीख दी थी, इसलिए हमें भी बाबा की पोस्ट का फ़ायदा उठाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। सारा दिन धूप गर्मी में नौकरी के लिए परेशान होकर मैं शाम को घर लौट रहा था कि जब ही मैंने पड़ोस वाले लोगों को उनके घर से बाहर निकलते देखा। वह दोनों ही किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे रात के वक्त उनके घर में कुछ हुआ हो। इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। इतना तो मैं जानता था कि ये चीखें उन्हीं के घर से आ रही थी और इसी बुढ़े की थी जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद था, मगर इसके चेहरे पर ना ही तकलीफ के आसार थे और ना ही किसी गड़बड़ के कोई आसार। तो फिर आधी रात को उसे क्या हुआ था? वह दोनों मियाँ बीवी तो मेरे लिए अजीब बनते जा रहे थे। मैं थका हारा घर में दाखिल हुआ तो हमेशा की तरह लाइट नहीं थी और गर्मी से मेरी जान जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खाना खाया और 11 बजते ही छत पर जाकर लेट गया। लेकिन आज फिर उन्हीं चीखों की आवाज़ों ने मेरा सुकून बर्बाद कर डाला। मुझे बेचैनी हो रही थी, पता नहीं क्या माजरा था जो उनकी चीखें सुनाई दे रही थी, जबकि शाम को तो वह बिल्कुल अच्छे खासे नजर आ रहे थे। किस्मत भी उन्होंने क्या खूब पाई थी। उम्र के इस हिस्से में आकर भी ना सिर्फ तंदुरुस्त थे बल्कि बीवी भी उन्हें बहुत ही हसीन और कम उम्र मिल गई थी। ऐसी बीवियां तो जवान मर्दों को भी जल्दी नहीं मिलती। जब से मुझे पता चला था कि 22 साल की लड़की 70 साल के बूढ़े की बीवी है, मुझे इस लड़की की किस्मत पर बहुत ही दुख होता था और उसकी किस्मत पर तरस आता था। वह लड़की तो किसी जवान और खूबसूरत इंसान को डिजर्व करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे हालात ने उसे इस बूढ़े के साथ जोड़ दिया था। कभी कभी वह बहुत ही खामोश और गुमसुम सी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी परेशानी में हो या फिर बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी घसीट रही हो। मैं जब भी उसे उदास और गुमसुम देखता तो सोचता कि इससे पूछ लूं कि आखिर उसने क्या देखकर बूढ़े से शादी की थी, लेकिन फिर भी यह सोचकर खामोश हो जाता कि ये उनका निजी मामला है। क्या पता उसने दौलत के लिए ऐसा किया हो या फिर मोहब्बत में। जो भी था, मैं कौन होता था उनके ज़ाती मामले में दखलंदाजी करने वाला। लेकिन अब इस बूढ़े की चीखों की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मैं सोच में पड़ गया था कि इस बूढ़े को आधी रात को क्या मसला हो गया है जो इस तरह से चीखता चिल्लाता है। ऐसा लगता था कोई इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो और वह दर्द से तड़प रहा हो। लेकिन उनके घर में उन दोनों मियाँ बीवी के सिवा और था ही कौन जो इस बूढ़े को कोई तकलीफ पहुँचाता। वह लड़की तो खुद इसके आगे सर झुकाए खामोश रहती थी। वो रात भी मैंने ऐसे ही सोते जागते गुजार दी। आने वाली 2-4 रातें तमाशा ऐसे ही जारी रहा
और जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने सोचा किस रात से पर्दा उठा कर ही रहूँगा कि आखिर ये बूढ़ा आधी रात चीखे क्यों मारता है, उन्हें क्या तकलीफ है, जबकि मजबूर तो बेचारी उनकी बीवी है। और यही सोचकर मैंने चुपके से उनके घर जाने का फैसला कर लिया। वैसे भी मैं उम्र के जिस हिस्से में था जहाँ अक्सर लड़के एडवेंचरस होते हैं और मुझे काम भी कोई एडवेंचर जैसा ही लग रहा था। हम जिस जगह रहते थे सोसाइटी जैसा इलाका था और यहाँ तकरीबन सारे ही घर एक जैसे बने हुए थे और सबकी छतें आपस में मिली हुई थी। ये कोई 5वीं या 6ठी रात थी जब मैं खामोशी से अपनी छत लांघ कर उनकी छत पर गया और दबे पाँव जीना उतर के घर के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा सामने का मंजर देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 22 साल की ये लड़की सब कुछ कर सकती है। इसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी और जो कुछ वहां हुआ था वह बताते हुए मैं शर्म से जमीन में गिरने लगा। एक बीवी कैसे अपने ही पति के साथ ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस रात वहां क्या हुआ था। मेरा नाम रोहित है। मेरे बाबा एक सरकारी अफसर है और कुछ न कुछ वक्त में उनका तबादला होता रहता था। इस बार भी बाबा का तबादला हुआ था तो हम कानपुर पहुंच गए। नई जगह, नए लोग और नया घर। मैं उन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। मैं एक लड़का था और मेरे लिए अपने दोस्तों को छोड़कर बार बार जगह बदलना बहुत ही मुश्किल काम था। उस घर में आकर सिवाय दीवारों को तकने के और मैं कुछ नहीं कर रहा था। माँ सारा दिन मुझे घर के कामों में लगा कर रखती क्योंकि सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था और रात को जब मैं थक हार के कमरे में आता तो मुझे नींद ही ना आती। हर बार ऐसा ही होता। हमें अपना स्कूल और दोस्त सब कुछ छोड़ना पड़ता था। शुक्र था कि इस बार मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ आया था, वरना फिर मुझे नए सिरे से एडमिशन लेना पड़ता। हमें यहाँ आए 4-5 दिन गुजरे थे। हम पास पड़ोस से बिल्कुल अनजान थे। मेरा कमरा छत पर था। रात के वक्त छत पर खड़े होकर मैं गली के नज़ारे कर लिया करता। आसपास के घरों में झांकने का मुझे कोई शौक नहीं था और ना ही ऐसी मेरी तरबियत थी। लेकिन जब से मैं आया था अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को देखकर कुछ हैरान था। मेरे पड़ोस वाले घर में एक 22 साल की लड़की तकरीबन 70 या 80 साल के आदमी के साथ रहती थी। मेरे ख्याल में वे बाप बेटी थे जो शायद तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन रात के वक्त वे दोनों जिस तरह अपनी गाड़ी से उतरते तो मैं उनके अंदाज को देखकर हैरान रह जाता। वे 22 साल की लड़की जिस तरह उस 70 साल के मर्द का हाथ थामकर घर में दाखिल होती, लगता ही नहीं था कि वह बाप बेटी है। और यह बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने आज तक किसी बाप बेटी के बीच इस कदर करीबी नहीं देखी थी और उनकी उम्रों के बीच इतना फ़र्क था कि मैं किसी और रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे सवेरे सवेरे वॉक करने की आदत थी और मैं जब भी वॉक के लिए निकलता और करीबी पार्क जाता तो वह दोनों भी मुझे वहाँ वॉक करते दिखाई देते। लेकिन आपस में ही वे इस कदर मगन होते कि मैं कभी उनसे बात ही ना कर पाया था। उनका रिश्ता मेरे लिए पहेली जैसा था। बाप बेटी वे लगते नहीं थे और मियाँ बीवी वे हो नहीं सकते थे। वह लड़की कभी घबराई हुई दिखाई देती तो कभी बहुत उदास। मैं अक्सर बहुत गौर से उसका चेहरा पढ़ा करता था। मेरी नज़र जब भी उन दोनों पर पड़ती तो मैं ज़रूर सोचता कि उनके दरमियाँ क्या रिश्ता होगा। एक हफ्ते में हमारा घर पूरी तरह सेट हो गया तो माँ ने खुशी में हलवा बनाया और कहने लगी, जाओ पड़ोस में भी ये हलवा दे आओ। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं इतनी गर्मी में घर से बाहर निकलूं, लेकिन पड़ोस के नाम पर मैं खड़ा हो गया था। इसी बहाने मैं उनसे बातचीत कर सकता था और फिर मुझे पता चल जाता कि वह दोनों बाप बेटी है या फिर उनके दरमियाँ कोई और रिश्ता है। वह लड़की भी न जाने क्यों उदास रहती थी। हलवे की प्लेट लिए मैं उनके दरवाजे पर पहुंच गया। चौकीदार ने अंदर बताया तो मुझे अंदर ही बुलवा लिया गया। ये कालीशान बंगला था। बाहर से तो इतना अच्छा मालूम ना होता था, लेकिन अंदर से हर चीज़ यहाँ बहुत कीमती थी। कुछ ही देर में वह 22 साल लड़की ड्राइंग रूम में आई तो मैं उसे देखकर खड़ा हो गया। बल्कि वह निहायत ही हसीन और खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे और चेहरे पर सजी धीमी मुस्कुराहट अंधेरी रात में चांदनी की तरह मालूम हो रही थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद भी मेरे सामने टांग पर टांग जमा कर बड़ी खूबसूरती और नज़ाकत से बैठ गई। इसके अंदाज में आज भी कुछ ऐसा था जो मुझे चौंकने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम रोहित है और मैं पड़ोस वाले घर में नया शिफ्ट हुआ हूँ, इसलिए मेरी माँ ने हलवा बना कर भेजा है। इसने मुलाजिम को हलवे की प्लेट उठाने का इशारा किया और बताने लगी कि मेरा नाम रोशनी है और हम 8 महीने से इस घर में रहते हैं। इसका लहजा बहुत ही खूबसूरत था। कोई भी जवान लड़का इस पर दिल हार सकता था और मुझे भी वह पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। इसकी आंखों की उदासी भी इसकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। इससे पहले कि मैं खुद से इससे कोई सवाल जवाब करता, वह 70 साल का बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे फौरन अदब से नमस्ते किया। वह कम से कम मेरे दादा की उम्र का था। रोशनी ने उस बूढ़े से मेरा इंट्रोडक्शन कराया और बताया
कि ये मेरे पति है तो मुझे बुरी तरह झटका लगा था। ऐसा लगा था जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। रोशनी 22 साल की कितनी जवान और खूबसूरत लड़की थी, उसका पति 70 साल का बूढ़ा कैसे हो सकता था? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं जो उनके बीच देख रहा था वह इसी रिश्ते का इशारा था, और शायद यही बात थी कि रोशनी हर वक्त उदास नजर आती थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने चेहरे के अंदाज पर काबू पाया और एक झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा हो। वह बस सिर से पांव तक मुझे अपनी निगाहों के अंदर लिए बैठे थे और रोशनी को उन्होंने इशारे से अंदर जाने का कह दिया था। मेरा दिल बुरा हो गया था। आया तो मैं बहुत खुशी से था, लेकिन वापसी पर बहुत से सवाल मेरे जहन में थे। नौकर प्लेट लेकर वापस आया तो मैंने प्लेटें उठाई और अपने घर लौट आया, लेकिन सारा रास्ता मेरे दिमाग में रोशनी का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। ऐसी भी कौन सी मजबूरी आ पड़ी थी जो रोशनी ने उस बूढ़े से शादी कर ली थी? यकीनन वह बूढ़ा रोशनी के साथ बहुत सख्ती करता था, या फिर उसे अपनी बीवी पर भरोसा नहीं था। हैरानी तो मुझे रोशनी पर हुई थी। वह कैसे इस शादी के लिए रजामंद हो सकती थी? अगर बात सिर्फ पैसे की थी तो पैसे तो वह किसी जवान मर्द से शादी करके भी हासिल कर सकती थी। इसे देखकर तो कोई भी जवान और अमीर मर्द उससे शादी कर लेता, लेकिन उसने बुढ़े का साथ क्यों चुना था? मैं तो खुद उसे देखकर दिल हार बैठा था। जो भी था, मुझे रोशनी की किस्मत पर बड़ा अफसोस था। कोई भी लड़की इतनी बड़ी उम्र के मर्द से अपनी खुशी से हरगिज भी शादी नहीं कर सकती थी। मुझे यकीन था कि उसे जबरदस्ती इस बंधन में बांधा गया है। जब से मैं उनके घर से होकर आया था, बहुत ज्यादा ही रोशनी और उस बुढ़े के बारे में सोचने लगा था। ये रिश्ता मेरे लिए किसी भी तरह स्वीकार करने वाला नहीं था। मैंने एक बात और महसूस की थी कि वह लोग मोहल्ले में ना ही किसी से मिलते जुलते थे और ना ही किसी का उनके पास आना जाना था। एक शाम गली की एक मगरूर औरत हमारे घर आई और माँ से मिलकर खुशी का इजहार किया और बातों बातों में कहने लगी कि आपके पड़ोस वाले भी बहुत ही अजीब है, लगता ही नहीं कि दोनों मियाँ बीवी है। जब ये लोग यहाँ नए आए तो मैं भी उनसे मिलने के लिए गई थी, लेकिन उस बूढ़े का अजीबोगरीब रवैया देखकर मैंने तो कानों का हाथ लगाया। पता नहीं इसकी बीवी भी कैसे उसके साथ गुजारा करती है। मैं वही बैठा चाय पी रहा था, उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी तो मैं चौंक गया। इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि रोशनी इस रिश्ते पर हरगिज भी खुश नहीं थी। और फिर जब मैंने छत पर सोना शुरू किया तो उस बूढ़े की चीखों की आवाज़ों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। कुछ रोज़ उनकी चीखें सुनने के बाद मैंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत ही गलत हरकत की और छत की दीवार लांघ कर उनके घर में उतर गया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किस दोजख में जा रहा हूँ। मेरे अंदाज ने मुझे वहां लाकर खड़ा किया था जहां मुझे हरगिज भी नहीं होना चाहिए। मैं जीना उतर कर नीचे पहुंचा तो सामने ही बेडरूम था। बेडरूम का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था। मैं दबे पाँव वहां तक पहुंच गया और फिर यह देखकर हैरान रह गया कि रोशनी बिस्तर पर गुमसुम सी मौजूद थी और कमरे में कोई नहीं था। अचानक ही रोशनी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह रोने लगी और मदद के लिए पुकारने लगी। मैं बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हो गया। रोशनी बिस्तर पर बैठी थी, वह बहुत रो रही थी। मैंने फौरन उससे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं? मैं उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर यहाँ आया हूँ, सब खैरियत तो है? लेकिन रोशनी तो जवाब देने की बजाय रोती चली जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे उसे तसल्ली दूँ, कैसे खामोश कराऊँ। पता नहीं वह किस तकलीफ में थी। आज तक मैंने उसे उदास और परेशान ही तो देखा था। उसका हुलिया भी बहुत बिखरा हुआ था। वह दुपट्टा भी नहीं पहने हुए थी और गैर मर्द होने के नाते वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने अपनी नज़रों को पूरी तरह उसके वजूद से चुरा लिया था और उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने से भी कतरा रहा था। कुछ देर ऐसे ही गुजरी और फिर जब रोशनी खामोश ना हुई तो मैंने उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहा, प्लीज़ रोशनी, खामोश हो जाओ और मुझे बताओ कि हुआ क्या है, ताकि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रोशनी एकदम ही उठी और चीखती चिल्लाती हुई अपने कपड़े फाड़ने लगी। उसकी इस हरकत पर मैं घबरा गया। देखते ही देखते उसने अपनी कमीज को जगह जगह से फाड़ दिया और उसका जिस्म नजर आने लगा। मैं उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे इस पर तो कोई जिन भूत आ गया है। इसका हुलिया पूरी तरह उजड़ गया था, लिबास फटा हुआ था और बाल बिखरे हुए। मैंने घबरा कर यहाँ वहाँ देखा क्योंकि उसके पति कहीं नजर नहीं आ रहे थे और रोशनी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। और इससे पहले कि मैं सारे हाल को समझ पाता, रोशनी का मसला जान पाता, वह बूढ़ा आदमी कुछ पुलिस वालों के साथ कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर चीखते हुए कहने लगा कि मेरी बीवी ने कुछ देर पहले फ़ोन करके यही बताया था कि पड़ोस वाला लड़का उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए घर में घुस आया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रंगे हाथों पकड़ा गया है और मेरी बीवी का हाल तो देखे, इसने तो मेरी इज्जत लूट ली है। मैं कहाँ जाऊँगा?
दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं खूब शोर मचा रहा था। रोशनी ने बिस्तर पर पड़े चादर उठाकर अपने ऊपर पहन ली और रोते हुए अपने पति से लिपट गई। पुलिस वालों ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और मेरे हाथों में हथकड़ियां लगाने लगे। मैं तो अभी तक सारे मामले को समझ नहीं पाया था। उस बुढ़े ने बहुत हंगामा कर रखा था और मुझे गालियां दे रहा था। और फिर रोशनी ने रोते हुए पुलिस वालों से कहा कि वह अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहती और इस मामले को यही ख़त्म करना चाहती है। उसने अपनी इज्जत गंवाई है और उसके बदले वह जुर्माने के तौर पर मुझसे 10 लाख रुपए लेना चाहती है। रोशनी की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात समझ आती चली गई और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि रोशनी जैसी लड़की हवस में इस कदर अंधी हो सकती है कि अपने ही पति के साथ मिलकर ऐसा घिनौना खेल रच सकती है। पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्यों भाई, तूने एक जवान लड़की की इज्जत पर हमला किया है और उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में पहुंच गया है। अब बता के जेल जाकर सालों की कैद काटेगा या फिर इसका जुर्माना पूरा करेगा। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। किसी जुर्म में मैं बुरी तरह फंस चुका था और वह भी ऐसा घटिया इल्जाम कि मैं शर्म से जमीन में गिर रहा था। मैंने पुलिस वालों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं बेकसूर हूँ और उन दोनों मियाँ बीवी ने बाकायदा प्लान बनाया हुआ था मुझे फंसाने का, लेकिन पुलिस वाले तो कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थे। उसके इस बयान ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा था। मैंने एक नज़र चलाक रोशनी पर डाली जो अपने पति के गले लगी हुई थी और उसका पति उसे ऐसी तसल्ली दे रहा था जैसे वाकई ही मैंने उसकी इज्जत पर हमला कर दिया हो। जब पुलिस वालों ने मेरी किसी बात पर कोई एतबार न किया और मुझे मजबूर करने लगे या तो मैं रोशनी का जुर्माना पूरा करूं या फिर जेल की चक्की पीसूं, तो मैंने मजबूरन जुर्माना पूरा करने की हामी भरी और पुलिस वालों से कहा कि मैं अपने बाबा को बुलवाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में मेरे बाबा मौके पर पहुँच गए और जब सारी बात उनके सामने आई तो हैरानी से मुझे देखते हुए कहने लगे कि मैं हरगिज़ इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मेरी औलाद ने किसी गैर की औरत की तरफ निगाह डाली है। मैं ऐसे लोगों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप मेरे बेटे को अपने साथ ले जाएं। मैं वकील बुलवाता हूँ और न सिर्फ अपने बेटे को बचा लूंगा बल्कि उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ बल्कि एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर हूँ। मैंने कभी अपने रुतबे का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहूँ तो एक फ़ोन कॉल पर इस किस्से को निपटा सकता हूँ, लेकिन हरगिज़ भी अपनी पोस्ट का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन जैसे लोगों को हमारी शराफत का फ़ायदा उठाने दूँ। जब पुलिस वालों को बाबा के बारे में पता चला तो उनके लहजे में खुद ब खुद इज्जत आ गई और वह बुढ़ा और रोशनी को तो हवा ही खुशक लगने लगी। वह दोनों हमें कोई आम से सीधे साधे लोग समझे थे जो उनकी ब्लैकमेलिंग में आकर जैसे तैसे 10 लाख रुपए अरेंज कर देते और इसलिए उन्होंने मुझे अपना निशाना बनाने का इरादा किया था। उन्हें हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे बाबा इतनी ऊंची पोस्ट पर होंगे। दरअसल मेरे बाबा ने कभी भी अपने सरकारी अफसर होने पर घमंड नहीं किया था और ना ही कभी हमारे अंदाज इस बात को दिखाते थे। जब रोशनी और उसके पति को इस बात का एहसास हुआ कि इस बार उन्होंने गलत जगह हाथ डाला है तो वे खुद ही पुलिस वालों से कहने लगे उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बात तो मेरी इज्जत पर आ गई थी और बाबा भी पीछे हटने वाले नहीं थे, इसलिए बाबा ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और पता चला कि वे लोग ये फ्रॉड पहले भी कई लोगों के साथ कई जगह कर चुके हैं। वे लोग बात कभी पुलिस स्टेशन तक जाने ही नहीं देते थे और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। सीधे साधे मासूम लोग अपनी इज्जत बचाने के खातिर उन लोगों को अपनी उम्र भर की जमा पूंजी दे दिया करते थे और बाबा ने तो उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया था। बाबा ने मुझे भी खूब डांटा था कि मैं ऐसे किसी के घर में बिना बताए चोर रास्ते से दाखिल हो सकता हूँ, पर मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी थी क्योंकि वह कुछ वक्त जो मैंने रोशनी के कमरे में पुलिस वालों में गुजारा था वे मेरे लिए किसी कयामत जैसा था। मैंने ऊपर वाले से माफ़ी मांग ली थी कि मैं आइंदा कभी किसी के घर में इस तरह नहीं जाऊँगा और मुझे ये बात भी समझ आ गई थी कि हर मासूम चेहरा मासूम नहीं होता बल्कि रोशनी जैसी मक्कार औरतें भी इस दुनिया में आज भी है जो लड़कों को अपनी मासूमियत के जाल में फंसा कर उन्हें बर्बाद कर देती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि उन दोनों मियाँ बीवी ने कितनी चालाकी से जाल बिछाया था कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा लड़का भी उनके झांसे में आ गया था। क्या आपने कभी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो पैसों की खातिर हवस की सारी हदों को पार कर देती है? अगर देखी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।